हमारे समाज में कई सालों से कई अमर प्रेम कहानियां हैं जो चली ही आ रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई इनका जिक्र करता ही रहता है। लैला और मजनू की प्रेम कहानी भी ऐसी ही एक झकझोर देने वाली कहानी है। ये कहानी उस दौर की है जब प्रेम को स्वीकार नहीं किया जाता था और एक बुराई की तरह देखा जाता था। 11वीं शताब्दी में अरब के एक देश में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया था कैस इब्न अल मुलव्वा यानी कि मजनू। मदरसे में पढ़ते हुए कैस को लैला नाम की एक लड़की से इश्क हो गया और लैला भी मजनू से प्यार करने लगी। पर जब ये बात लैला के घर वालों को पता चली तो उन्होंने लैला की शादी एक अमीर घराने के लड़के से तय कर दी। जब ये बात मजनू को पता चली तो वो पागलों की तरह लैला के वियोग में दर बदर भटकने लगा। वादियों जंगलों में घूमता रहा और हर समय बस लैला को ही पुकारता रहता। लैला ने भी ये बात अपने पति को साफ बता दी थी कि वो सिर्फ मजनू से प्यार करती है और सिर्फ उसी की होगी। कई साल बीत गए पर मजनू वादियों और जंगलों में भटकता रहा। अंत में लैला के पति ने उसे तलाक देकर उसे वापस अपने पिता के घर भेज दिया। जब लैला दोबारा मजनू से मिली तो उसे वो मजनू मिला ही नहीं जिसे वो पहले जानती थी। अब वो मजनू लैला लैला तो कहता था पर अब उसे लैला की जरूरत नहीं थी। इतने लंबे वियोग और इंतजार के बाद जब लैला को वो मजनू नहीं मिला जिसे वो जानती थी तो लैला की हृदय विकार से मृत्यु हो गई। जब मजनू को ये बात पता चली तो वो लैला की मज़ार पर गया और उसने लैला के लिए अपनी अंतिम पंक्तियां लिखी और वहीं दम तोड़ दिया। इस कहानी के और भी रूप हैं पर ये रूप शायद सबसे प्रचलित है। और सिर्फ लैला मजनू की ही नहीं, कई कहानियां हैं ऐसी, जैसे हीर रांझा की कहानी है, मिर्ज़ा साहिबा की कहानी है, शिरीन फराद की कहानी है, रोमियो जूलियट की कहानी बहुत प्रचलित है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब कहानियों में बहुत कुछ साझा है, पर ऐसा प्रेम हमारे समाज में हमें देखने को नहीं मिलता। तो अब सवाल ये है कि ये सब कहानियां मात्र कहानियां हैं या ऐसा कुछ है जो ये हमें सिखाना चाहती थी पर हम इनसे सीख नहीं पाए। क्यों इन कहानियों जैसा प्यार हमें नहीं दिखता अपनी जिंदगियों में, आसपास की जिंदगियों में? क्या अर्थ है प्रेम का? कैसा होता है एक प्रेमपूर्ण रिश्ता? आज इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। अब इन सब कहानियों को अगर देखा जाए तो मूलतः 2 बातें हैं इनमें सीखने वाली। पहली बात तो ये सीखने वाली कि अगर आप ध्यान से देखें तो इन कहानियों में प्रेमी और प्रेमिका मिलते नहीं है अंत में। तो ऐसा कैसे हो गया कि जिन प्रेमियों को मिलने नहीं दिया गया उनकी कहानी अमर हो गई और वो करोड़ों तथाकथित प्रेमी जो मिल गए उनमें से किसी की भी कहानी ऐसी नहीं हुई? असल में लैला और मजनू की कहानी एक सूफी कहानी है। वो कल्पना ही नहीं है, प्रतीक है। लैला प्रतीक है परमात्मा का और मजनू प्रतीक है भक्त का, साधक का। उनका रिश्ता सफल होता है चाहे उनका शरीर रहे या ना रहे, पर हमारे रिश्तों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। हम सब भीतर ही भीतर तलाश में हैं उस अमर प्रेम के, उस ऐतिहासिक प्रेम के, पर हमारे रिश्ते होते ही नहीं है। वैसे अगर हम सो कॉल्ड रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करें, प्रेमियों के रिश्ते की बात करें, तो हम आमतौर पर 2 तरीके के रिश्ते देखते हैं अपने आसपास। पहला तरीके का रिश्ता होता है पूर्णतया शरीर के तल का। 2 लोग मिलते हैं, वो एक दूसरे को शारीरिक सुख देते हैं और उसके आगे या पीछे उनके बीच कोई और रिश्ता नहीं होता। अब ये बात सुनने में बड़ी असामाजिक लगती है पर यकीन मानिएगा ऐसे बहुत से रिश्ते हैं हमारे आसपास। जितना हम अंदाजा लगा सकते हैं उससे तो ज्यादा ही हैं। अब इस रिश्ते में दिक्कत ये होती है कि जिस पूर्णता की तलाश में हम रहते हैं, हम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं शारीरिक सुख से। तो जो सुख मिलता भी है वह भी बड़ा क्षणिक होता है और सतही होता है। और यह रिश्ता भी तभी तक चलता है जब तक शरीर चलता है। जहां शारीरिक सुख का आदान प्रदान रुक गया वहीं यह रिश्ता भी ढह जाता है। तो इसी कारण से न सिर्फ वो 2 लोग उस पूर्णता से वंचित रह जाते हैं जिसकी वो तलाश में हैं, बल्कि और ज्यादा अंदर से विचलित हो जाते हैं अपने आंतरिक खालीपन से। तो फिर वो उस खालीपन को और ज्यादा शरीर से भरने का प्रयास करने लगते हैं।
अब जो दूसरी तरह का रिश्ता होता है वो होता है मन के तल का, विचारों के तल का। तो अब इसमें ये कहा जाता है कि क्योंकि हमारे विचार एक दूसरे से मिलते हैं इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इसमें दोनों लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, थोड़ा सा सुख बता देंगे, थोड़ा सा अपना दुख बांट लेंगे, थोड़ा सा उनका सुख दुख बांट लेंगे, आज का दिन कैसा गया वो बता देंगे एक दूसरे को। पर अंत में ये रिश्ता भी होता तो शरीर के तल का ही है, क्योंकि दुख और सुख बांटने के बाद दोनों को करना वही है जो पहले रिश्ते में कर रहे थे, बस ये ज्यादा मर्यादित है। तो इसको आप समाज में बता सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। इस तल के ज्यादातर रिश्तों की असलियत तो तभी सामने आ जाएगी अगर एक बार दोनों पक्षों में से कोई एक कह दे कि दुख सुख बताने तक का तो ठीक है, पर अब शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। शारीरिक तौर पर दूर हो जाए बस, तुरंत रिश्तों का रूप बदल जाएगा। और मैं ये जानता हूं कि ये बात मानना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। और ये बात मानना मुश्किल है, यही इस बात का सूचक है, यही इस बात का प्रमाण है कि हमारी तलाश ऐसे प्यार से कुछ और आगे और ऊंचे रिश्ते की है। हमने पिछले एपिसोड में टाइम और स्पेस की बात की थी। हमने ये भी बात की थी कि जो कुछ टाइम और स्पेस की परिधि में आता है, जो कुछ टाइम और स्पेस की पेरिफेरी के अंदर आता है, वो सब चलायमान होता है, लगातार परिवर्तित हो रहा होता है, एवर चेंजिंग होता है। तो ये जो मन है और ये जो मन में विचार हैं, ये सब भी तो बाहर से ही आए हैं ना, प्रकृति से ही आए हैं। तो ये भी प्रकृति के नियमों पर ही चलेंगे। तो फिर अगर इन विचारों की समानता को कोई आधार बनाकर रिश्ता बनाएगा तो उस रिश्ते का क्या हाल होगा, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। और हम दुनिया में ही देख लें, दुनिया में जितना उपद्रव है वो सब विचारों को एक समान करने के लिए ही तो है ना। कोई किसी धर्म के प्रति अपने विचारों को फैलाना चाहता है, कोई अपनी भौगोलिक नीतियों को। विश्व इतिहास का शायद सबसे बड़ा कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य विचारों के मतभेद के कारण ही तो हुआ था ना। दुनिया में नासिज्म, फासिज्म के कारण जितना उपद्रव मचाया गया है वो सब भी विचारों को फैलाने के लिए है। 9/11 से लेकर के 26/11 तक सब के सब वैचारिक मतभेद के कारण है। और यही हमारे घर में भी होता है। पति और पत्नी एक दूसरे पर तो गुस्सा नहीं निकाल सकते तो वे घर का सामान तोड़ देते हैं, या फिर घर में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एक ही घर में रह रहे हैं पर दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते 5-5, 6-6 दिनों तक, क्योंकि पत्नी ने शायद पति को गंजा कह दिया था और पति ने शायद पत्नी को मोटी कह दिया था। तो ये भी तो युद्ध हुआ ना। पुराने जमाने में इतना खुलकर नहीं लड़ा जा सकता था क्योंकि परिवार मुख्यतः पुरुष प्रधान हुआ करते थे, तो लड़कियों को सिखाया जाता था एडजस्ट करना। तो इसी तरीके के रिश्तों के ऊपर बुल्ले शाह कहते हैं कि जहर वेग के पित्ता ते की पित्ता, इश्क सोच के किता ते की किता, दिल दे के दिल लाइए दी आस रखी हो बुलिया, प्यार भी लालच नाल किता ते की किता। तो इस तरीके का होता है हमारे समाज में आम तौर पर प्यार। अब इस रिश्ते में दिक्कत ये आती है कि क्योंकि विचार हैं और वो मन में बाहर से आए हैं तो लगातार बदलते ही रहते हैं। कुछ दूर आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं मिलती तो आप लड़ते हैं, और बहुत ज्यादा नहीं मिलते तो आप रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। पर सौभाग्यवश एक तीसरे तल का प्रेम भी होता है। ये प्रेम होता है आध्यात्म के तल का। ये प्रेम क्योंकि हमें देखने नहीं मिलता इसलिए जब होता है तो अमर कथा बन जाता है। ये प्रेम है हीर और रांझा का, ये प्रेम है मिर्जा और साहिबा का। ये प्रेम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि शरीरों के बीच रिश्ता है या नहीं, मन में विचारों के बीच सामंजस्य है या नहीं। ये उन बातों को केंद्रीय बनाता ही नहीं जो प्रकृति के नियम के अंदर आते हैं और समय और स्थान के साथ बदल जाएंगे। ये प्रेम इस बात पर नहीं टूट जाता कि अगले ने अपने एक्स से क्यों बात की, या उसने कोई स्टेटस क्यों नहीं लगाया फेसबुक और व्हाट्सएप पर, रिलेशनशिप का स्टेटस क्यों नहीं बदला, और उसने अभी तक अपने एक्स की कोई निशानी क्यों रखी हुई है अपने पास। ये प्रेम केंद्र उसको बनाता है जो प्रकृति के बाहर का है। अब उसमें शरीर में रिश्ता हो, मन में एक से विचार हो या ना हो, इन बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये प्रेम बस ये जानता है कि वो जिस तक पहुंचना जीवन का उद्देश्य है, जो केंद्रीय है, उस तक हम अकेले नहीं पहुंच सकते, तो आओ तुम साथ में हो लो। कोई एक डगमगाएगा तो दूसरा संभाल लेगा, ऐसे ही साथ चलेंगे बस, क्योंकि हमारी मंजिल एक ही है। तो जब ऐसा प्रेम उतरता है जिंदगी में तो वो बस साथी को सत्य तक ले जाने की आशा रखता है।
आज़ाद करना चाहता है बस अपने साथी को। और ये प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, वो आपकी पूरी जिंदगी का सार होता है। ज़्यादा साफ शब्दों में कहूँ तो आप प्रेम करते नहीं हैं, आप प्रेम हो जाते हैं। तो फिर आपकी पूरी जिंदगी प्रेम संचालित करता है। फिर वो तय करता है कि शरीर पे संबंध होगा या नहीं, वो तय करता है कि विचारों की महत्ता कितनी है रिश्तों में। इसी बात को ओशो बहुत अच्छे से कहते थे, लव इज नॉट अ स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। वन इज नॉट इन लव, वन इज लव। एंड ऑफ कोर्स when one is love, he is in love, but that love is not the source. The source is that one is love. और इसी बात को खलील जिब्रान बहुत अच्छे से कहते हैं। वो कहते हैं, love gives not but itself and takes not but from itself. Love possesses not, nor would it be possessed. For love is sufficient unto love.